दिया है इन्होंने। मुझे पता है मैं कैसे संभालती हूँ तुम्हारे बच्चे को। तुम तो ऑफिस में रहती हो, इन शैतानों को मेरे ऊपर छोड़ दिया है। इस पर जख्म अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोली, मोमो, एक बार भी अगर उन्हें शैतान कहा और तुमने मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी बुरा कहा तो मैं। मोमो घबरा जाती है क्योंकि उसकी सैलरी पर अभी खतरा लटका पड़ा था। वो अपनी सैलरी कम नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए वो खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं। मैं उन लोगों को लेकर वाटर पार्क पहुंचती हूँ, तुम भी आ जाना टाइम पर। कहकर वो जल्दी से कॉल कट कर देती है। कॉल कट होते ही जख्म अपने कार की कीज और अपने हाथ पर अपना कोट और अपने आंखों पर गाइंग ग्लास लगाकर बड़े ही स्टाइल से केबिन से बाहर निकलती है। वो अपनी नजरें एक बार चारों तरफ घुमाती है तो देखती है एम्प्लॉइज कंसंट्रेशन होकर अपना काम नहीं कर रहे थे, बल्कि आपस में गॉसिप कर रहे थे। एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय से कहा, क्या तुझे पता, आज बॉस के चेयर पर जख्मंदानी बैठी थी और बॉस पर अपना आर्डर भी चल रही थी। और यही नहीं, मैंने आज देखा कि हमारे बॉस, जो आज तक एक फाइल भी इधर उधर लेकर नहीं जाते थे, वह कॉफी बना रहे थे, वह भी जख्मंदानी के लिए। दूसरा एम्प्लॉय शॉक होकर बोलता है, क्या हमारे बॉस वे भी कॉफी बना रहे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन बॉस कभी भी काइनफी नहीं बनाएंगे। इस पर पहले एम्प्लॉय कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी की आवाज आई, क्या यहाँ पार्टी सार्टी चल रही है जो आप लोग यहाँ पर गॉसिप कर रहे हैं? गॉसिप करने के लिए आते हैं या अपना काम करने के लिए? आपको सैलरी किस बात की दी जाती है? ये आवाज सुनकर दोनों एम्प्लॉय जैसे ही पीछे पलटते हैं, सामने देखकर शॉक हो जाते हैं। उनके सामने कोई और नहीं जख्म थी जो उन्हें गुस्से में घूर रही थी। उनके पलटते ही जख्म गुस्से में बोलती है, यू बोथ आर फायर्ड, कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कहकर वो वहां से लंबे लंबे कदमों के साथ ऑफिस से निकल जाती है। वही वह दोनों एम्प्लॉय तो शॉक होकर एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि एक पल में क्या हो गया। तभी उनके पास एक पियून एचआर डिपार्टमेंट से उनका टर्मिनेशन लेटर लेकर आया और उनको देते हुए बोला, यू बोथ, अरे फायर्ड, कल से आने की जरूरत नहीं है, ये बॉस का आर्डर है। कहकर प्यून वहां से चला गया, लेकिन वह दोनों एम्प्लॉय भी भागते हुए उसके पीछे पीछे एचआर डिपार्टमेंट में गए और एचआर से रिक्वेस्ट करते हुए बोले, प्लीज हमें नहीं निकालिए, आखिर हमने किया क्या है, क्यों फायर्ड किया गया हमें? यह सुनकर वह एचआर बोला, तुम्हें गॉसिप करने की कुछ ज्यादा ही शौक है। तुम जानते हो तुम किसके बारे में कर रहे थे? जकमंदानी के बारे में, जो अब इस कॉरपोरेशन की बायनस है। वह दोनों एम्प्लॉय तो शॉक होकर उस एचआर को देखने लगे। फिर अगले ही पल वह दोनों गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन वो एचआर गार्ड को बुलाकर उन दोनों को ऑफिस से निकलवा फेंकता है। वही ऑफिस के बाहर जख्म ऑफिस से निकलते ही अपने कार के पास जाती है और कार में बैठकर कार को तेजी से स्टार्ट करके कार को आगे बढ़ा देती है। कुछ देर बाद जख्म की कार एक बड़े से डोर के सामने आकर रुकती है। कार बड़े से डोर वाटर पार्क के सामने आकर रुकती है, जिसके ऊपर बड़े ही खूबसूरत तरीके से एक्वा वंडरलैंड लिखा हुआ था। जैसे ही जख्म कार से निकलती है, एक और कार आकर तभी वहां रुकती है। वह कार किसी और की नहीं, मोमो की थी। फ्रंट डोर से मोमो बाहर निकलती है और फिर उसने सीट का डोर ओपन कर दिया। उसमें से अवियान, लक्ष्य, डेव, एकांश, आकांश और याक्ष निकलते हैं। वह जैसे ही बाहर निकलते हैं, उनकी नजर जख्म पर पड़ती है। वह सब मम्मा मम्मा चिल्लाते हुए भागकर जख्म के पास जाते हैं। जख्म उनकी आवाज जैसे ही सुनती है, पीछे पलटकर देखती है तो उसके सारे बच्चे भागते हुए उसके पास आ रहे थे। वह वहीं पर घुटनों के बल बैठती है और अपने हाथ फैला देती है। वह सब जाकर उसके गले लग जाते हैं। जख्म भी उन्हें जोर से गले लगा लेती है। फिर जख्म उनके सिर सहलाते हुए पूछती है, तो कैसा लगा मेरे बेटू को मम्मा का सरप्राइज? सब एक साथ बोलते, सरप्राइज? कैसे सरप्राइज मम्मा? ये सुनकर जख्म बोलती है, तुम्हें नहीं पता। सब अपना सिर नामे हिला देते हैं। फिर जख्म मोमो की तरफ घुरकर देखती है तो मोमो अपने दांत दिखा देती है। जख्म समझ जाती है कि मोमो ने उन्हें कुछ नहीं बताया।
फिर जख्म सामने की ओर इशारा करती है। उन सब ने जैसे ही सामने की ओर देखा, वाटर पार्क को देखकर वह हैरान हो जाते हैं और खुशी से चिल्लाने लगते हैं, ये। फिर एक साथ जख्म से कहते हैं, मम्मा, हमें यह सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। आई लव यू मम्मा। ये सुनकर जख्म भी बोलती है, आई लव यू टू बेटू। फिर जख्म उन सबको लेकर वाटर पार्क के अंदर जाती है। अंदर जाकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि सामने का नजारा ही ऐसा था। सामने वाटर स्लाइड, मल्टी कलर वाटर फाउंटेन, न वेव स्विमिंग पूल, वाटर फेरी व्हील, रेनबो स्लाइड मैजिक शो वाटर गेम्स, वाटर डांसिंग कार और भी बहुत कुछ था। ये सब देखकर तो बच्चे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सब एक साथ जख्म से बोलते हैं, मम्मा हमें ये सारे राइड्स ट्राई करने हैं। ये सुनकर जख्म अपना सिर हाँ में हिला देती है। लेकिन तभी मोमो एक्साइटेड होकर बोली, वाओ, वाटर फेरी व्हील, मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है। मैं तो फेरी व्हील की राइड सबसे पहले लूंगी। जख्म आज अपने बच्चों के साथ वाटर पार्क गई है हुई थी। आज उन तीनों ने वहां काफी एंजॉय किया था। आज काफी वक्त बाद जख्म अपने बच्चों के साथ खुश थी। अपने बच्चों के चेहरे की वो चमक और खुशी देख जख्म का दिल भी एक सुकून महसूस कर रहा था। जख्मा वहीं पर बैठे हुए अपने बच्चों को वाटर पार्क में खेलते हुए देख रही थी, पर इसके साथ उसकी नजरें अपने फोन पर भी जमी हुई थी। वो बार बार अपने फोन को देख रही थी। कायांश की बर्बादी का मंजर देखने के लिए वो काफी बेताब थी। अभी तो बस ये एक शुरुआत थी, आगे आगे बहुत कुछ होने वाला था। आखिर यही तो उसका मकसद था जिसके लिए वो वापस आई थी। केयांश की बर्बादी को वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी। वो आज भी उसके साथ हुए उन मंजर को नहीं भूली थी जिसकी वजह वो सिर्फ उस इंसान को मानती थी। इधर कायांश अपनी मोम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया हुआ था। कायांश के डैड वहां से जा चुके थे, तो ये एक अच्छा मौका था उसके लिए जब वो अपनी मोम से मिल सकता था। कायांश अपनी मोम से बातें करने लगी थी। कायांश की मोम खुश थी कि उनका बेटा सेफ है। किसी ने उनके बेटे को जानबूझकर अफसाना की कोशिश की थी। जब कायांश के साथ ये हुआ था तो वो काफी डर चुकी थी, पर अभी उसे अपने सामने सही सलामत देख वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी। पर अब भी उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि वो फिर से किसी मुसीबत में ना पड़ियच जाए। आखिर एक माँ का दिल अपने बच्चों की फिक्र में हमेशा परेशान रहता है। कायांश की मोम की भी अभी ऐसी ही कुछ हालत थी। पर अब ये जानने के बाद कि कायांश बिल्कुल ठीक है, को रिलैक्स फील कर रही थी, जिस बात से कायांश भी खुश था। पर भी ऐसे कुछ सवाल थे कायांश के मन में जिनके जवाब उनके पास नहीं थे। काफी वक्त तक अपनी मोम से बातें करने के बाद कायांश उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और वापस जा रहा होता है कि तभी वो अर्पिता से टकरा जाता है, जो कि उसकी मोम के लिए लंच लेकर आई थी। अर्पिता को देखकर कायांश को बहुत तेज गुस्सा आया। वो अपनी गुस्से भरी आंखों से उसे घूर रहा था। वही अर्पिता ने जब कायांश को वहां देखा तो थोड़ा घबराते हुए बोली, कायांश, तुम यहां कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मैंने तुम्हें कितनी कॉल किए, तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा था। अपनी बात करने के बाद अर्पिता कायांश को देखने लगी, जैसे वो उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। पर कायांश के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसने उसका कोई सवाल सुना ही नहीं था, और अगर सुना भी था तो वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था कि वो उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब दे। कायांश ने एक नजर अर्पिता को घुरा और फिर वहां से जाने लगा। कायांश का इस तरह से उससे मुंह मोड़कर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अर्पिता ने जब महसूस किया कि कायांश उससे नाराज है तो उसे बुरा लगा। कायांश, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो। मैं इतने खराब वक्त में भी तुम्हें छोड़ ढाकर चली गई थी, पर ऐसा नहीं था कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं थी। मैं तुम्हें लेकर सच में परेशान थी। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी और सॉल्यूशंस ढूंढ रही थी। अर्पिता ने कायांश को रोकते हुए कहा। वो चाहती थी कि वो एक बार फिर उस पर भरोसा करे, पर उसकी उम्मीद से उलट कायांश एक बार भी अर्पिता की कोई बात नहीं सुनता है और उसे धकेल कर वहां से चला जाता है। अर्पिता ने जब कायांश का ये बिहेवियर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने एक नजर जाते हुए कायांश को देखा और फिर भागकर सुमित्रा के पास जाती है। अब उसके पास यही एक रास्ता था
कि वो किसी तरह कायांश की मोम को मना सके। अर्पिता सुमित्रा के वार्ड में आई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आंटी, आप ठीक तो है ना? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। देखिए, मैं आपके लिए अपने हाथों से बनाकर लंच लाई हूं। अर्पिता के चेहरे पर इस वक्त एक मुस्कान थी। उसकी अपनी भोली भाली सी शकल बनाकर सुमित्रा से कहा। वो किसी भी हालत में उनके सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। कायांश की कमजोरी उनकी मोम है। वो ये बात काफी अच्छी तरह से जानती थी। वो किसी भी तरह बस उनके गुड बुक्स में रहना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर जखिम अपने बच्चों को वाटर पार्क से चलने के लिए कहती है, पर बच्चे नहीं सुन रहे थे, जिस वजह से जखिम उन्हें डांट देती है। अपनी माँ से डांट खाने के बाद वो दोनों मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। जख्म ने जब ये देखा तो उसे काफी बुरा लगा, पर वो अपने बच्चों को भी अच्छे से जानती थी। उसे पिघलाने के लिए ये पहली बार नहीं था जब वो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे थे। पर आखिर वो अपने बच्चों से प्यार भी तो बहुत करती थी। ना चाहते हुए भी उन्हें जखम के कहने और वाटर पार्क छोड़ देना पड़ा। पर वहां से जाते हुए उनकी शकल ऐसी थी जैसे उनकी जान निकल रही है। उन्हें इस तरह से देखकर जख्म ने उन्हें प्रॉमिस करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, हम अगले वीकेंड यहाँ वापस से आ सकते हैं। वही बच्चों में जब ये सुना तो वो काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद जखाम अपने बच्चों को लेकर घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वो अपने बच्चों को उनका फेवरेट डिनर बनाने का बोलकर कमरे से बाहर चली जाती है। वो सीधा किचन में आती है और जखाम को अभी सारा वक्त अपने बच्चों को देना था। इधर कायांश टेंशन में था, क्योंकि उसकी कंपनी और जख्म अडानी ने कब्जा कर लिया था। एक तरीके से वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता था। ये उसके मेल ईगो को चोट पहुंचाने की तरह था। वो एक बोसी इंसान था, जिसके लिए किसी के ऑर्डर पर काम करना अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को दांव लगाने जैसा था। उसके लिए वो सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक था। कोई भी उसे अपनी बात मानने पर मजबूर करे, ये उसके उसूलों के खिलाफ था। पर जखम ऐसा कर चुकी थी, अब कायांश को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले, और उसे कोई ना कोई रास्ता तो निकलना ही था। जख्म अडानी को इस वक्त वो सिर्फ बर्दाश्त कर रहा था। उसका मेल ईगो इतना बड्ढा था कि वो औरतों को अपनी पैरों की जूती समझता था। पर जखम वो पहली औरत थी जिसने उससे टकराने की हिम्मत की थी, जिस वजह से वो उसे अपना कंपटीशन समझ रहा था। 5 दिन बीत गए थे। आज कायांश की कंपनी में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। उन्हें एक नया प्रोजेक्ट मिलने वाला था, जिसके लिए उसके एम्प्लॉइज 5 दिन से कड़ी मेहनत कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट उसकी कंपनी को चाहिए था, क्योंकि कुछ दिनों से उसकी कंपनी लॉस में जा रही थी, और ये प्रोजेक्ट ही उनके लाइंस को फुलफिल कर सकता था। जिस वजह से पूरी कंपनी कड़ी मेहनत कर रही थी, ताकि उनके हाथ से प्रोजेक्ट ना छूटे। मैनेजर ने कायांश को एक डिटेल बता दी थी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। कायांश को डिटेल्स पसंद आई थी। वह डॉक्यूमेंट को एक एक करके चेक कर रहा था, ताकि कोई फिर गड़बड़ ना हो जाए। कायांश को लगा था कि शायद जख्म बस पहले दिन उसके साथ मजाक करने आई थी, लेकिन इस वक्त उसके पास ये सब सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। थोड़ी देर में मीटिंग रूम में सब बैठे हुए थे, लेकिन इंतजार तो सिर्फ उस प्रोजेक्ट के ओनर का था, क्योंकि जिस बड़ी सी कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, वह कंपनी का सीईओ आने वाला था। वह अभी तक आया नहीं था। सब वेट कर रहे थे। तभी वहां पर किसी की दस्तक होती है, और उस कदमों की आवाज सुनकर सब सामने की तरफ देखते हैं। तो जख्म एटीट्यूड से चलती हुए ब्राउन शेड्स लगाकर अंदर आ रही थी। इस वक्त एक प्रोफेशनल बिजनेस वूमेन लग रही थी। कायांश की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये औरत आज यहां पर भी उसके नाक में दम करने आ गई। वह अब भी यही सोच रहा था। तभी जख्म उसे के बगल में जो चेयर पर जो खाली थी, उसे पर जाकर बैठ गई और एटीट्यूड के साथ सबको देखते हुए बोली, हेलो एवरीवन, जख्म की असिस्टेंट मोमो, जो उसका काम मैनेज करती थी। उसने सबकी तरफ देखते हुए मीटिंग स्टार्ट करने का इशारा किया, और वह खुद भी बैठ गई। कायांश हैरान हो गया कि जख्म अंदानी सीईओ, आखिर हो क्या रहा है? क्या औरत है ये? कायांश एक बार फिर सदमे चला गया था। जखमंदानी की कंपनी तो फॉरेन कंपनी है, और जिस कंपनी के साथ उनका कांटेक्ट होने वाला था, वह तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। कायांश समझ गया कि जखमंदानी एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी सीईओ। कायांश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी मोमो ने कहा, आप इनसे मिलिए,
हमारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ ऑफ डायरेक्टर जक मदानी। आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा मिलने में क्या जाता है। इतना बोलकर मोमो चुप हो जाती है, तो बाकी सारे जख्म से मिलने लगते हैं। कायांश भी आकर जख्म से मिलकर ऐसी बिहेव करता है जैसे कि अभी वह सिर्फ एक दूसरे को काम से रिलेटेड ही जानते हैं। मीटिंग में प्रोजेक्टर चल रहा था। जख्म का पूरा फोकस सिर्फ प्रोजेक्टर पर था। वह एक एक चीज को बड़े ही बारीकी से नोटिस कर रही थी। वही कायांश की नजर तो बीच बीच में जख्म पर जा रही थी। वो जख्म को चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। जख्म ने व्हाइट कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। उसके बाल खुले हुए थे। उसने शैड्स को साइड में रखा हुआ था। कायांश को जख्म का आज का लुक बहुत अच्छा लग रहा था। कायांश को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा था कि वह अपनी जिंदगी में जैसी औरत चाहता था, जख्म बिल्कुल वैसे ही है। एलिगेंट, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बिजनेस वुमेन एंड इंडिपेंडेंट, लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली और पावरफुल। कायांश को डरपोक, बेवकूफ, पागल सी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं, जो इमैच्योर बिहेव करती थी, जिन्हें कुछ भी नहीं समझ आता था, और गवार औरतें तो उसे बिल्कुल भी नहीं भाती थीं। वह उन्हें दूर ही रखता था। कई साल पहले उसकी जिंदगी में भी गवार औरत आई थी, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया था। लेकिन वह उसकी जिंदगी से जा चुकी थी, बहुत पहले ही। अर्पिता में भी कायांश को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा था, लेकिन जख्म अंदानी की बात ही कुछ और थी। उसके साथ रात गुजारने के बाद कायांश के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि वह जख्म अंदानी को हासिल कर सकता है। अभी देर नहीं हुई है, लेकिन जगह अंदानी पहले से ही मैरिड है, ये किसी को भी नहीं पता। जख्म अंदानी उसे पर ट्रस्ट करती है। इतना बड़ा सीक्रेट क्यों छुपा रखा है? वह अब भी नहीं जानता था कि जख्म 6 बच्चों की मां है। और कौन कहेगा इसे देखकर कि यह 6 बच्चों की मां है? जख्म कहीं से भी 6 बच्चों की मां नहीं लगती। पूरे ही वक्त कायांश की नजरें जैसे जख्म पर ठहरी हुई थी, और ये मोमो की नजरों से छुपा नहीं था। मोमो ने खुद से कहा, ये कायांश वालिया मीटिंग रूम में ही जख्म को देखकर उसी पर लाइन मार रहा है। कोई तो जादू है। जख्म से सारे मर्द उसकी तरफ इतनी इजीली अट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं? लेकिन तुम नहीं जानते हो कि तुम मौत की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। जख्म तुमसे बहुत नफरत करती है, और जैसे जैसे तुम उसके करीब आते जाओगे, खुद को और बर्बाद करते चले जाओगे। मीटिंग खत्म चुकी थी। जख्म को कायांश की कंपनी का प्रोजेक्ट और वन कंपनी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा था। उसे अब टाइम चाहिए था, इसीलिए जख्म उस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर देती है। वहां पर एक वेटर आकर उन सबके सामने पानी रख देता है। मीटिंग एंड होने के बाद सब डिस्कस कर रहे थे कि रिजल्ट क्या होगा। वही कायांश को यह लग रहा था कि जख्म उसकी कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं देगी। जख्म अपनी जगह से खड़ी हुई और फिर उसने मिस्टर हड से कुछ बातें की। उन दोनों की डिस्कशन के बाद जख्म ने सबको गुड बाय कहा और वहां से चली गई। कायांश जख्म को जाते हुए देखा रहा था। उसके पास कोई शब्द नहीं थे कि वह जख्म को कुछ बोल सके। जख्म एक उड़न परी जैसी थी, जो उससे बहुत दूर थी। ऐसे ही दिन बीते चले गए। आज 15 दिन हो चुका था। जख्म फ्लाइट के अंदर बैठी हुई थी। उसके साथ आकांश और इकांश दोनों थे। उसके 4 बच्चे इंडिया में थे, और वह वापस लौट रही थी इंडिया, क्योंकि कुछ दिनों की ट्रिप के लिए वो गई हुई थी ऑस्ट्रेलिया। उसे अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी। जख्म के बगल में आकांश और इकांश बैठे हुए थे, और वह दोनों ही अपनी मम्मा को देखे बिना ही आईपैड में लगे हुए थे। जख्म अपने दोनों बच्चों को देखकर यही सोच रही थी कि पीटी, इन दोनों की हरकतें उस शख्स से क्यों मिलती हैं? क्या ये बड़े होकर उसके जैसे ही दिखेंगे? जख्म को उस चेहरे से नफरत थी, और वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे बड़े होकर दरिंदगी करें और लोगों की जिंदगी बर्बाद करें। जख्म अपनी आंखें बंद कर लेती है, और उसे अपनी आंखों के सामने कुछ नजर आने लगता है। वह चुप हो गई। वहीं दूसरी तरफ कायांश अपनी कंपनी में काम कर रहा था। रेस्ट लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर वो बैठ गया था और कॉफी पी रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार जख्म का चेहरा आ रहा था। तभी उसकी नजर में लैपटॉप की स्क्रीन पर गई, जिस पर जख्म का फोटो लगा हुआ था, जो उसने साइलेंट पर कर दिया था, क्योंकि उस पर अर्पित की कॉल आ रही थी
और उसे अर्पिता से बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसे अर्पिता से ब्रेकअप करना था। अर्पिता उसके गले की हड्डी बन गई थी। कायांश जल्दी से खड़ा हुआ और घर जाने के लिए निकल गया। घर पहुंचकर कायांश अपने कमरे में गया। उसका डेली रूटीन यही था। खा पीकर वह सो जाया करता था या फिर जख्म के ख्वाबों में खोया रहता था। तभी कायांश जख्म के बारे में सोचते हुए एक स्टोर रूम से होकर गुजर रहा था। उसने उस कमरे को एक नजर देखा और कुछ पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने आ गईं। वह उस कमरे से गुजर ही रहा था कि उसे किसी के चिखने की आवाज सुनाई देती है। वह उस तरफ घूम कर देखता है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती हैं। वह स्टोर रूम को ना चाहते हुए भी खोल देता है और उसके अंदर अपना कदम रखता है। 7 साल हो चुके थे। उसने इस कमरे को लॉक कर दिया था। इस रूम को स्टोर रूम के लिए अब यूज किया जाता था और कभी यह रूम उसका बेडरूम हुआ करता था। कायांश ने 7 साल बाद उस कमरे को देखा था। कमरा अभी भी वैसा ही था। बदल गया था तो सिर्फ वक्त उस कमरे के अंदर तस्वीर लगी हुई थी, एक लड़का और एक लड़की की। लड़की ने शादी का जोड़ा पहन रखा था और घूंघट ले रखा था, जिससे उसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। वैसे ही बंद करवा दिया था। कोई कुछ भी नहीं टच करता था। धीरे धीरे कायांश उस फूल के गुलदस्ते की तरफ बढ़ गया जो सूख चुका था, जिसके अंदर से खुशबू जा चुकी थी। वह काला पड़ गया था। कमरे के अंदर मकड़ी के जाले थे, धूल मिट्टी थी। कोई भी चीज साफ नजर नहीं आ रही थी। डस्ट की वजह से उसे खांसी आने लगी। उसने टेबल लैंप देखा। वहां पर एक फ्लावर वास रखा हुआ था, जिसके अंदर से गुलाब के फूल सूख गए थे और अभी भी वैसे ही लटके हुए थे, जैसे वो छूने से ही चकनाचूर हो जाएंगे। इसीलिए कायांश उसे टच नहीं करता है, बस उन्हें देखता रहता है। उन्हें देखते हुए उसे किसी चीज की याद आ जाती है। कभी तो यह फ्लावर वास उसका फेवरेट हुआ करता था। उस पर कुछ दरारें थीं जिन्हें टेप से जोड़ा गया था, जिसे देखकर वो पुरानी यादों में खो जाता है। पास्ट, एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र कम थी। वह बेड के पास खड़ी होकर उसे फ्लावर वॉस को धीरे धीरे से साफ कर रही थी। तभी पीछे से आकर उस आदमी ने उस लड़की के कमर पर हाथ रख दिया और पिंच करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फेवरेट फ्लावर वास को टच करने की? वह लड़की घबरा गई और एकदम से पीछे पलटी, जिसकी वजह से उसके हाथ से वो फ्लावर वास छूट गया। उस लड़की की शक्ल से पता चल रहा था कि उसकी सांसें रुक गई है और जैसे ही फ्लावर वास जमीन पर गिरकर टूटा, वैसे ही उस आदमी ने खींचकर उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया, जिससे वह लड़की भी जमीन पर गिर गई और उसके हाथ में वह कांच का फ्लावर वास धंस गया। उसके हाथ से अब ब्लीडिंग होने लगी, लेकिन उस आदमी को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने प्यारे वास को देखा और गुस्से से कहा, तुमने इसे तोड़ दिया। तुमसे ज्यादा हैसियत है उसे कर वॉश की। बेवकूफ औरत, तुम्हें किसने कहा था उसे छूने के लिए? गवार कहीं की। इतनी ब्रांडेड चीज तुम नहीं टच कर सकती। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। वह लड़की रोते हुए अपना सिना में सिर हिला रही थी, जैसे बोल रही हो कि आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस सफाई कर रही थी। कायांश ने गुस्से से उस लड़की को झटके से खड़ा किया और बोला, तुम कैसे गया गवारों की तरह साड़ी पहनती हो? तुम लोगों को दिखाना क्या चाहती हो कि मैं तुम पर बहुत ज्यादा जुल्म करता हूं? सच में मेरी शादी की नौकरानी से हो गई है। मुझे तुम्हारी जैसी गवार बीवी नहीं चाहिए थी। तुम्हारे भाई और तुमने मिलकर जो मेरे साथ धोखा किया है ना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां पर राज करोगी? तुम्हारी औकात मेरे घर की नौकरानी से भी बेहतर है और तुम मेरे बिस्तर तक पहुंच गई। गूंगी, गवार, मेरे पल्ले कैसे पड़ सकती है? इतना बोलकर गुस्से से कायांश ने उसे धकेल दिया और उसकी साड़ी को खींचते हुए बोला, यह तुम्हारी सो कॉल्ड इज्जत, जिसे तुम नीलाम कर चुकी हो, अब छुपाने के लिए बचा ही क्या है? सब तो देख चुका हूं ना मैं। इतनी सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ना जाने कितनों के साथ सो चुकी हो तुम। तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता और घिन महसूस होती है खुद से भी कि मैं तुम्हारे साथ सोया हूं। शक्ल से कितनी मासूम लगती हो और कारनामे तुम्हारी कोठे वाली औरतों जैसे हैं। अपने लिए कोठेवाल वाली औरत सुनकर वह लड़की जोर जोर से रोने लगी और उसने धीमे से अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए उसे इशारे से कहा, आप जैसा सोच रहे हो
वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम था, मेरे भाई ने ही मुझे जबरदस्ती आपके पास लाकर सुला दिया। दिया था। आपने भी मुझे भागने नहीं दिया। मेरे साथ जबरदस्ती की थी। मैं आपके पास खुद नहीं आई थी। पर अफसोस कि वह ये बोलकर नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसके पास तो आवाज ही नहीं थी। तो उसकी आवाज दबाने का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह खुद ही पहले से ही दबी हुई थी। कायांश को देख देख कर उस लड़की को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। उसके बाप ने उसे थप्पड़ मारा था। उसके खानदान की इज्जत बर्बाद हो चुकी थी। और यह सब कुछ हुआ था सिर्फ इस लड़के की वजह से। कायांश को और तेज गुस्सा आया और एकदम उसके ऊपर झटका और उसका मुंह दबाते हुए बोला, क्यों किया तुमने ये सब? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? पैसे की भूखी थी तो आ जाती ना मेरे पास। देता मैं तुम्हें पैसे। क्या तुम्हें मर्द नहीं मिला कोई तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए? वह लड़की डर गई और सहमी हुई नजरों से उसे देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन कायांश को आंसुओं से फर्क नहीं पड़ा। इस वक्त वह जानवर सा बन गया था। उसने उस लड़की को बेड पर धकेल दिया और गुस्से से अपने कपड़े रिमूव करते हुए बोला, यही चाहिए ना तुम्हें? इसी की तो भूखी हो तुम। इतना बोलकर कायांश गुस्से से उसकी साड़ी खींचकर नीचे फेंक देता है और उसके कपड़ों को झटके से ऐसे हटाता है मानो कि वह उससे अपना बदला ले रहा हो। वह लड़की स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन चिल्ला नहीं पा रही थी। तभी कायांश उसकी गर्दन पर जैसे ही जोर से बाइट करता है, उस लड़की की आंखें भर जाती हैं। कुछ देर तक ऐसे स्ट्रगल करने के बाद उसका शरीर ढीला पड़ जाता है, क्योंकि उसका जोर नहीं बचा था। वह छोटी, सीधी, पतली थी। उसके अंदर ताकत नहीं थी और कायांश उसके मुकाबले 100 गुना स्ट्रांग था। कायांश ने उसके हाथों को बेड पर ब्लॉक कर रखा था। उसकी उंगलियां उसके हाथों पर छप गई थीं। दिखने में भी तुम अगली हो। तुम्हारे शरीर में सिर्फ हड्डी है जो मुझे चुभ रही है। क्या मेरी किस्मत इतनी बेकार है कि तुम जैसी गवार अब मेरे साथ सोएगी? इसीलिए आई हो ना मेरी जिंदगी में? तो अब सहो, कहकर कायांश उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचने लगता है। तभी उस कमरे के अंदर कोई और लड़की जल्दी से आई और बोली, कायांश कहाँ हो बेबी तुम? ये आवाज सुनकर कायांश ने उठकर दूसरी तरफ देखा और बोला, अर्पिता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्पिता ने अंदर का नजारा देखा और बोली, तुम इस गवार के साथ क्या कर रहे हो? बेबी, ये गवार तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है? तुम्हारे स्टैंडर्ड की भी नहीं है। कायांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, भूख लगी है मुझे। अपनी भूख शांत कर कर आता हूं मैं। तुम बाहर मेरा वेट करो। अर्पिता ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। छोड़ो इस गवार को। मुझे तो देखकर ही इसे उल्टी आती है। कितनी गंदी दिखती है यह और इसका फिगर भी सेक्सी नहीं है। हड्डियां हैं उसके शरीर में, जैसे खाने पीने को नहीं मिलता इसे। अब तो यहां पर आकर यह राज कर रही होगी, इसीलिए मेरी जगह जो ले लिया। दिल करता है कि इसका गला दबा दूंगा और मार दूं। कायांश ने अर्पिता की बातें सुनी और बोला, तुम कर सकती हो उसके साथ जो चाहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और कहा ना मैंने तुमसे कि वेट करो मेरा बाहर। मैं बस थोड़ी देर में आता हूं। बीवी है तो खुश करना तो काम है इसका मुझे। बेबी, मुझे जलन हो रही है। तुम क्या कर रहे हो? अर्पिता ने कायांश से कहा। कायांश ने उसे घूर कर देखा तो अर्पिता बाहर की तरफ भाग गई। उसका बॉयफ्रेंड था और वह अच्छे से जानते थी कि कायांश कितना गुस्से वाला है और शॉर्ट टाइम पर इंसान है। वही बेड पर पड़ी। वह लड़की सिकुड़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। यहाँ पर कोई भी उसका अपना नहीं और वह अकेली पड़ चुकी है। ये सब लोग कितने बुरे हैं। वह अच्छा गलत समझती थी। अपने लिए बार बार गवार सुनकर उसे बुरा लग रहा था। उसका मासूम सा दिल टूट रहा था और उसकी आंखों से बह रहे आंसू ये कह रहे थे कि भाग जाओ यहां से। लेकिन वह भाग कर कहाँ जाएगी? भाई और भाभी ने तो उसे पहले ही घर से बाहर निकाल दिया और उसका तो अब कोई भी नहीं है इस दुनिया में। उसकी भाभी ने कहा था कि पति ही सब कुछ होता है। पति परमेश्वर होता है। अगर वह जो कहे वही करना है, तो क्या मुझे यह भी बर्दाश्त करना पड़ेगा? पर मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। वह मासूम सी लड़की सोच रही थी। तभी उसे बहुत तेज दर्द का एहसास होता है और ऐसा लगता है
जैसे किसी ने उसकी हड्डियां तोड़ दिया हो। उसे ये सब कुछ बर्दाश्त करना था, इसीलिए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। मेरा पति उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया है। मुझे किस लिए पनिशमेंट मिल रही है? वह अपने कान पकड़कर धीरे से इशारे में बोलती है, सॉरी, मैंने आपका फ्लावर वास तोड़ दिया। मैं उसे जल्दी ही ठीक कर कर दे दूंगी आपको। पर कायांश को उसकी बात कही बात कहाँ समझ आने वाली थी। वह उसकी कंधों पर हाथ रखकर अपनी डिजायर्स में इतना खोया हुआ था कि वह उसे बस हर्ट कर रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके नीचे दबी हुई लड़की दिमाग में और उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग कि उसे कोई कदर नहीं थी। वह लड़की केवल 19 साल की थी जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। जब वह छोटी थी तो उसे बहुत प्यार करते थे उसके मम्मा पापा, लेकिन फिर बाद में सबने उसे छोड़ क्यों दिया? मुझे तो भाई और भाभी भी मारते हैं और यह भी मुझे मारते हैं। क्या मुझे सभी मरते रहेंगे? और गलती तो करती नहीं हूं ना। शायद मुझसे ही कोई गलती हो जाती है। मैं आगे से गलतियां नहीं करूंगी, जिससे ये गुस्सा भी नहीं होंगे। बहुत मेहनत करते हैं ना। अगर मैं ऐसे ही चीज तोड़ती रहूंगी तो फिर नुकसान हो जाया करेगा। वह भोली सी लड़की मासूमियत में अपनी क्या क्या सोचा जा रही थी और एक राक्षस उसके साथ अपनी हैवानियत पर उतरा हुआ था। कायांश ने उसे पलट दिया और उसके बाद उसकी पीठ पर बाइट करने लगा। उस लड़की ने ब्लैंकेट को जोर से पकड़ लिया और उसके बाद उसके साथ जो हुआ उसे बर्दाश्त नहीं हो पाया और वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में ही कायांश ने गुस्से में उसे छोड़ दिया और इरिटेट होकर बोला, किसी काम की नहीं है ये। वह अपने कपड़े पहनकर गुस्से में कमरे से बाहर चला गया और वह लड़की बेड पर वैसे ही पड़ी हुई थी। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। वह बेहोश थी और उसे होश नहीं था। पलकें फड़फड़ा रही थी और मुंह खुला हुआ था। फ्लैशबैक कंटिन्यू। उस लड़की की ऐसी हालत को देखकर उस वक्त कोई भी घबरा जाता, क्योंकि वह छोटी सी थी और बेड पर ऐसी लग रही थी जैसे मर चुकी है। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है, उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसे अपनी आंखें तक नहीं खोले जा रही थी और शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसे दबा रखा था। उसके पैर भी नहीं काम कर रहे थे। उसकी आंखों से आंसू भी सूख गए थे। वह धीरे से पलटती है और उठकर बैठने की कोशिश करती है। तभी ऐसा लगता है उसे जैसे शरीर में कुछ भी नहीं बचा हो और हड्डियां टूट चुकी हैं। वह पतली दुबली सी थी, जिस वजह से उसके शरीर पर कई निशान नजर आ रहे थे। वह खूबसूरत बहुत थी। उसका कमल सा बदन लाख वाली छूने से ही पिघल जाता था। भले ही वह कितनी ही पतली क्यों नहीं थी, लेकिन उसे खूबसूरती में कमी नहीं थी। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों को धीरे से पूरा खोलती है। अभी तक उसका सिर चकरा रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। जब वह अपना हाथ धीरे से अपने पैरों के बीच लेकर गई और छुआ तो बहुत तेज दर्द हुआ और इसी के साथ उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी मुझे पनिशमेंट देकर चले गए। ये रोज रात को ऐसा क्यों करते हैं? मैं जब से इस घर में आई हूं, ये हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान कर कर चले जाते हैं। उसे दवाई खानी थी, वरना बुखार हो जाएगा तो काम कौन करेगा घर का? बेशक वह इस घर की बहू थी, लेकिन नौकरानी जैसा काम करना होता था। उसे उसकी सासू माँ ने उसे पहले ही कह दिया था कि वह यहाँ पर राज थोड़ी करने आई है। उसकी हैसियत घर में एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। वह जल्दी से बेड से उठने की कोशिश करती है कि अगर उन्होंने बेड पर देख लिया तो भी गुस्सा करेंगे। पर काम ना करने की वजह से वह चुपचाप ऐसी थोड़ी देर बैठ जाती है। उसने अपने बदन को ढक लिया था। किसी ने उसे इस हालत में देख लिया तो फिर उसका मजाक बनाएगा। वैसे भी ये रोज उसके शरीर का मजाक बनाते हैं। कायांश के दिए गए निशान अब जलने लगे थे उसके बदन पर। उसने अपने आंसू धीरे से पूछे और इधर उधर देखते हुए सोचने लगी कि क्या करें। किसी से बोल भी तो नहीं सकती। ये तो वैसे भी गुस्सा करते रहते हैं। अगर इनका कोई और सामान छू लिया, मैंने तो कहीं भड़क ना जाए। नहीं नहीं, तुझे नहीं करना है। तू यहाँ की किसी भी चीज को नहीं छू सकती है। वह धीरे से बेड से उठती है और तभी उसकी नजर जमीन पर टूटे हुए उस कांच के फ्लावर पॉट पर गई। वह उठती है, तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वह नीचे बैठ जाती है। नीचे बैठकर उसने धीरे से उन टुकड़ों को समेटा। उसके हाथ में खून लगा हुआ था जो सूख गया था। वो उस फ्लावर पॉट को जोड़ने की कोशिश करती है।
वह परेशान हो रही थी कि कैसे जोड़े। इस वक्त उसे खुद से ज्यादा उस फ्लावर पॉट की पड़ी हुई थी। इतनी बेवकूफ थी वह लड़की। अब उसे यह डर सता रहा था, वरना उसका पति वापस से आकर उस पर गुस्सा उतरेगा। वह धीरे से लंगड़ाते हुए बाथरूम में जाती है और शॉवर लेकर जब वह बाहर आई, तब उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। उसने फ्रूट बास्केट देखी। एनर्जी के लिए उसे कुछ खाना जरूरी था। काम भी बहुत करना था। उसे तो सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलता है यहाँ पर। वह भी सबके खाने के बाद बच्चा कुछ नौकरों के साथ ही खाया करती थी। उसे डाइनिंग टेबल पर बैठने नहीं देता था कोई। वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती है और बास्केट से एक एप्पल उठा लेती है। पर फिर वह डर जाती है और एप्पल को वापस उसकी जगह पर रखकर धीरे से साफ कर देती है। अगर उन्होंने एप्पल को काउंट करके रखा होगा तो उन्हें पता चल जाएगा और उसके बाद फिर से मुझे थप्पड़ पड़ेगा। यही सोचकर डर कर वह वहां से जाने लगती है। लेकिन बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, इसलिए वह कुछ सोचती है और फिर एप्पल को काउंट करने लगती है। काउंट करने के बाद वह एक एप्पल उठा लेती है और धीरे से उसे बाइट कर कर खाती है। उसका मुंह दुख रहा था क्योंकि होठों पर कई कट बने हुए थे और होठों के कोने से ब्लीडिंग भी हुई थी, जिससे वह अपना मुंह खोल भी नहीं पा रही थी पूरा। वह वहां पर बैठकर एप्पल खा रही थी, पर जमीन पर सोफे पर बैठने पर उसे डर लगता था। अगर गंदा हो गया तो उसके लिए भी उसे सुनना पड़ेगा। साथ ही साथ वह कपड़े भी पहन रही थी। अपने उसके पास साड़ी थी जो कि उसकी सासू माँ ने दी थी उसे। ये गुस्सा क्यों कर रहे थे? इनकी मामा ने ही तो दी साड़ी, इसीलिए तो पहना है मैंने। क्या ये साड़ी नौकर पहनते हैं? वह छोटी सी लड़की यही सोच रही थी और यही सोचते हुए वह उस कपड़े को छूती है। उसके लिए तो ये कपड़ा बहुत अच्छा था क्योंकि उसने आज से पहले इतना अच्छा कपड़ा नहीं पहना था। वह धीरे से मुस्कुरा देती है। कुछ छोटी छोटी चीजों में खुश होने वाली थी। वह बड़े से बड़े दर्द को सहने वाली लड़की थी क्योंकि बचपन से उसके साथ जातियां होती हुई आई थीं। इस वजह से उसे इन सब चीजों की आदत हो गई थी और अपने पति से भी उसे कोई प्यार की उम्मीद नहीं थी। और अब इन सब चीजों में वह एक्सपर्ट हो गई थी। उसे अब किसी से प्यार नहीं था, न किसी से खुशी की उम्मीद। वो खुद ही खुशियां ढूंढ लेती थी। वह एक ऐप एप्पल को देखकर खुश हो रही थी। भले ही वह खुश होने वाली चीज नहीं थी, पर एक एप्पल को खाकर उसे अच्छा महसूस हो रहा था। उसे एप्पल को फिनिश करने के बाद उसे और भी ज्यादा भूख लग गई। पर फिर उसने खुद से ही कहा कि इतना लालच ठीक नहीं है। उनको पता चल जाएगा तो फिर से बवाल होगा। थोड़ी देर में जब वह बाहर आती है, तब वह अपने पति को सोफे पर बैठा देखती है। उसकी उनकी गोद में उसकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी। यह देखकर उसे थोड़ा सा बुरा लगता, पर फिर वह बिना कुछ बोले किचन में चली जाती है। तभी पीछे से उसे आवाज सुनाई देती है, ए नौकरानी, वहां क्या करनी जा रही है तू? एक गिलास पानी लाकर दे मुझे। यह आवाज किसी और की नहीं अर्पित की थी। उस छोटी सी लड़की ने पीछे घूमकर देखा और धीमे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर किचन की तरफ चली गई। ये देखकर अर्पिता ने कायांश को देखते हुए कहा, बहुत अच्छे कायांश, तुम्हारी बीवी की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है हमारे सामने अपना मुंह खोलने की। मुंह खोलेगी भी कैसे, गूंगी है बेचारी। अच्छा डराया धमकाया है। तुमने उसे बहुत अच्छा कंट्रोल करते हो। तुम अपनी बीवी को, इससे हमारे रिश्ते में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर इसे हमारे रिश्ते से प्रॉब्लम होगी भी तो ये क्या कर लेगी? इसे रहना पड़ेगा और ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक गूंगी से शादी होने का कुछ तो फायदा हुआ है मुझे। इधर आना धमकाना जरूरी है इसे, वरना पर निकल आएंगे। कभी कभी ऐसी पिद्दी चीज भी हमें नुकसान पहुंचा देती है। मुझे लगता है कि तुम इसके साथ थोड़ा नरम से पेश आना चाहिए। कायांश बीवी है, वह तुम्हारी ऐसा करते रहोगे तो फिर तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। किसी और के साथ ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में किसी नौकर को फंसा ले। दिखने में खूबसूरत है यह सुनकर कायांश ने गुस्से से अर्पिता को देखते हुए कहा, बकवास बंद करो। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह यहाँ पर किसी को आंख उठाकर देख सके। वह मेरे कहे बिना अपने कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती है। किसी से अफेयर क्या चलाएगी? और उसके लिए दिमाग चाहिए। उस गंवार के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। उसे उठने को कहो तो वो उठ जाती है, उसे बैठने को कहो तो बैठ जाती है। वही पीछे खड़ी वह लड़की यह सब कुछ सुन रही थी। अपने पति के मुंह से खुद के लिए यह सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं।
पर वह तुरंत आंसुओं को पोंछकर खुद को नॉर्मल कर कर आगे जाकर अर्पिता को पानी देती है और धीरे से मुस्कुरा देती है। अर्पिता की नजर उसे लड़की की गर्दन पर जाती है और बाजू पर उसके होठों पर कट के निशाने को देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है कि कायांश कितने पास होकर इसके साथ रोमांस करता है। अर्पिता ने कायांश को देखते हुए उसको देखते हुए कहा, मुझे जलन होती है कियांश, तुम अपनी बीवी के साथ रोमांस क्यों करते हो? तुम मेरे साथ क्यों नहीं रोमांस करते हो? कितना प्यार किया है। तुमने देखा, तुम्हारी प्यार की निशानियां उसके बदन पर दिख रही हैं। तभी उसने गुस्से से जख्म को देखा और उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम यहाँ पर ये पूरे घर को दिखाई फिर रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जाकर इन्हें छुपाओ। जख्म घबरा गई और उसने धीमे से इशारे से कायांश को बताने की कोशिश की कि इन्हें कैसे छुपाया जाता है। उसके पास पूरे कपड़े नहीं है पहनने को। अर्पिता हंसने लगी और बोली, क्या बोल रही है? ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गूंगे लोग ऐसे ही बातें करते हैं। क्या मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है? बेबी, तुम्हें पूरी दुनिया में गूंगी मिली थी शादी करने के लिए। कितनी लकी है ये। एक स्कैंडल क्या वायरल हुआ इसने। तुम्हारे साथ कहीं रातें बिता ली। वह रातें कितनी हसीन होगी। मुझे भी तुम्हारे साथ रात गुजारनी है बेबी। प्लीज आज अपनी बीवी को छोड़ दो ना, मेरे साथ चलो। वही जख्मी सब सुन रही थी। दिल तो उसके पास भी था, मासूम ही सही, और अपने पति की गर्लफ्रेंड और अपने पति की बेशर्म वाली बातें सुनकर उसका दिल अंदर ही अंदर से टूट रहा था। वह इनोसेंट और एक मासूम बच्ची थी जिसके पास ज्यादा दिमाग नहीं था। अभी वह उन्हें मना करना चाहती थी, लेकिन गुस्सा हो गए तो डरती भी बहुत थी। कायांश ने गुस्से से जख्म को देखते हुए कहा, खड़ी खड़ी ये यहाँ पर मेरा मुंह क्या देख रही है? तुम्हारा ये मनहूस चेहर मेरी आंखों के सामने आते ही मुझे नफरत होने लग जाती है। तुमसे चली क्यों नहीं जाती? तुम यहां से दफा हो जाओ, मेरी आंखों के सामने से। जख्म घबरा गई और अर्पिता ने उसके चेहरे पर पानी फेंकते हुए अपना झूठा कहा, ये लो गिलास लेकर जाओ। उसे इतनी गंदी दिखती हो, तुम में बिल्कुल भी स्टाइल नहीं है। तुम्हारे अंदर दिखने में तुम बिल्कुल भी नहीं लगती कि तुम कायांश वालिया की बीवी हो। अब धोखे से शादी करोगी तो यही होगा ना तुम्हारे साथ। इससे अच्छा तो तुम किसी नौकर के साथ शादी कर कर खुश रहती। अपनी जिंदगी को नर्क और जहन्नुम बनाकर तुम्हें क्या मिला? हम अमीर लोग दिल के बहुत बुरे होते हैं। दिखने में इतनी मासूम हो, लेकिन हरकतें इतनी गंदी है तुम्हारी। कैरेक्टरलेस लड़की न जाने अभी तक कितनों के साथ मुंह काला कर चुकी होगी है। अर्पिता दोबारा से कियांश को भड़का रही थी और कियांश आज भी भड़क गया। उसने जख्म का हाथ जोर से पकड़ लिया और दबाते हुए बोला, अगर तुमने इस घर के नौकरों पर नजर डाली या उनके साथ इंटीमेट हुई तो एक बात कान खोलकर सुन लो, गाल काट दूंगा तुम्हारा। ये सुनकर जख्म डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए कि उसका पति कैसी कैसी बातें कर रहा है। उसे वे क्यों नौकरों के साथ इंटीमेट होगी? क्या उसका कैरेक्टर इतना ढीला है? क्या वह से इतनी गंदी औरत समझता है? वह ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। कियांश जख्म को दूर धकेल देता है तो जख्म नीचे गिर जाती है और अर्पिता जख्म पर जोर जोर से हंसते हुए बोली, कितनी पतली हो तुम। जान नहीं है तुम्हारे अंदर। बिल्कुल भी हल्के से धक्के पर भी तुम गिर जाती हो। ओ माय गॉड रेडिकल्स, तुम जैसे गरीब लोग कितने गंदे दिखाई देते हैं। मुझे उल्टी आ रही है। जख्म वहां से उठकर भाग गई। उसने जल्दी से अपने आंसू पूछ लिए और किचन में खाना बनाते हुए वो रो रही थी। उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। तभी एक नौकर उसे जाकर बात करने लगता है, पर जख्म बस इशारों में उसे कुछ बता रही थी। तभी अर्पिता ने कहा, देखा कायांश, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी बीवी के साथ बिल्कुल भी रहा नहीं जाएगा। देखो कैसे उस नौकर साथ बातें कर रही है। गूंगी है तो इसका ये हाल है। अगर कुछ बोलती होती तो न जाने क्या क्या कर देती। तुम्हें इस पर कंट्रोल बनाने की जरूरत है, वरना तुम नहीं जानते, नीच लोगों को ये पैसों के लिए बहुत नीचे गिर सकते हैं। इनकी फितरत में ही होता है धोखा देना। अर्पिता कायांश के कान भरे जा रही थी। इधर कायांश का खून खौल रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह एक डंडा उठाकर जाकर जख्म को ढंग से बताए, पर वह खाना बनाते हुए उसे देखता है और फिर उठकर वहां से चला गया। अर्पिता भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। तभी कियांश की मॉम किचन की तरफ आई।
और उन्होंने जख्म को कुकिंग करते हुए देखा। वह इतने गंदे कपड़ों में खाना बना रही थी। ये देखकर उन्हें घिन महसूस होती है और वह गुस्से से आकर उसे थप्पड़ मारते हुए बोली, ओह ओ गवार, इतने गंदे कपड़े तुम्हें देखकर घृणा हो रही है। जख्म घबरा गई और उसके हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर गया, जो उसके पैरों पर लग गया। उसने जल्दी से अपने गालों पर हाथ रख लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी सांस से बहुत डरती थी, उसकी रूह कांप पर जाती थी। गवार, कुछ पूछ रही हूं, तुझे इतनी गंदी हालत क्यों बना रखी है अपनी? फ्लैशबैक कंटिन्यू। जख्म के साथ इतना कुछ हो रहा था, लेकिन इस बात से कोई भी अनजान नहीं था। सबकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। ये सब चीज कायांश से भी छुपी नहीं थी। वो दूर खड़ा होकर अपनी मॉम को अपनी बीवी के साथ ये सब करता हुआ देखकर चुपचाप खड़ा हुआ था। उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो भी तो अपनी बीवी के साथ यही करता आया हुआ था। उसकी बीवी ये डिजर्व भी करती थी, और वो औरत उसकी बीवी है भी नहीं। कायांश को जख्म की फीलिंग से कोई मतलब नहीं था। वो 19 साल की थी, या फिर चाहे वो 29 साल की भी होती, तो भी वह उसकी कद्र नहीं करते, क्योंकि इस लड़की को माफ नहीं किया जा सकता। उसकी वजह से उसकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ चुकी थी। वो बदनाम हो चुका था। उसके दादाजी ने उसके साथ कितना बदसलूकी किया था, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। उसके दादाजी ने उसके सामने शर्त रखी थी कि अगर वो इस लड़की से शादी नहीं करेगा, तो वो प्रॉपर्टी से उसे दफा कर देंगे। उसके डैड को भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, जिस वजह से उसे उससे शादी करनी पड़ डांटी थी। एक गवार लड़की ने उनकी जिंदगी खराब करके रख दी, उसकी एंगेजमेंट तुड़वा दी। वो आज भी नहीं भूल सकता कि कैसे भरी महफिल में उसे बेइज्जत किया गया था, उस पर कैसे कैसे इल्जाम लगाए गए थे। उसे रेपिस्ट बोला गया था कि एक मासूम लाडकी की उसने जिंदगी खराब कर दिया। अगर मुझ पर ऐसे इल्जाम लग चुके हैं, तो मैं क्यों ना इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? उसके मन में जख्म के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। उसके लिए वो एक गवार, डरपोक, गंदी शक्ल वाली लड़की थी, जिसका ना कोई स्टैंडर्ड था, ना उसे कपड़े पहनना आता था, ना वो बोल सकती थी। जख्म को देखकर उसका दिल करता था कि वो उसका गला दबाकर उसे मार दे। कायांश एक रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करता था। बचपन से उसने अपनी फैमिली की रेपुटेशन को बरकरार रखा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से एक दिन एक लड़की और उसका भाई आकर उसकी अच्छी खासी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। जख्म अपने सूजे हुए गाल पर हाथ रखकर धीरे से इशारे में अपनी सासू माँ को बताने लगी कि वो अभी कपड़े बदलने ही जा रही थी, लेकिन खाने में लेट ना हो जाए, इसीलिए नहीं गई। तुम जैसी जाहिल गंवार मेरी बहू नहीं हो सकती। और क्या बोल रही है तुम? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कम से कम अपनी जुबान तो साथ लेकर आती। अपनी इज्जत के साथ उसे भी दफना कर आ गई। तुम जैसी लड़कियां यही करती है। वह मुंह काला करेगी अमीर लोगों के साथ, उनके बिस्तर गर्म करने के बाद घर की महारानी बनने के सपने देखने लग जाती है। इतना बोलकर कायांश की मां जख्म का बाल पकड़कर जोर से खींचते हुए बोली, अपनी ये भोली सी सूरत मुझे मत दिखाया करो। घूंघट लेकर रखा करो। तुम्हारा मनहूस साया अगर हमारे घर पर पड़ गया, तो कहीं हमारी फैमिली बर्बाद ना हो जाए। पहले ही तुम्हारी वजह से हम लोगों ने कितना कुछ सहा है। तुम जैसी लड़कियां ना जाने किन किन लोगों के साथ सोती है। तुम ये सोचना भी मत कि तुम मेरे बेटे की बीवी हो। तुम्हारी औकात यहाँ पर रानी नहीं, नौकरानी बनने की है। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि हम तुम्हें 2 वक्त का खाना देते हैं, पहनने के लिए ये कपड़े और रहने के लिए घर। जिस महल के अंदर तुम्हारी नौकरानी बनने की औकात नहीं है, उस घर में तुम रह रही हो। जख्म रो रही थी, पर बोल भी क्या सकती थी? वो लोग उससे ताकतवर थे, और वो उनसे जुबान भी तो नहीं लड्ढाती थी। फ्लैशबैक एंड कायांश फ्लावर पॉट को देख रहा था, जो कांच का बना हुआ था। उसे ना जाने किस तरीके से जोड़ा गया था। अब उसके अंदर पानी नहीं था, वो सूखा हुआ था। उसके अंदर सिर्फ एक सूखा हुआ गुलाब रखा हुआ था। वो कमरा धूल मिट्टी से भरा हुआ था, कभी वो कमरा चमकता था। एक धूल और तिनके भी नजर नहीं आती थी। इस कमरे के अंदर हर सामान हमेशा अपनी जगह पर सलीके से रखा रहता था, लेकिन अब वो रूम रूम नहीं रहा था। कायांश के कदम अपने आप उस कमरे के हर एक चीज को छू रहे थे। आज भी उसे वो एहसास याद था। वो लड़की
अपने हाथों से एक-एक चीज को साफ करती थी। वो कमरे के अंदर बिल्कुल भी धूल। कायांश को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे गंदगी से नफरत होती थी और उसे ओसीडी है, जिस वजह से दिन में कमरे के अंदर बार-बार सफाई होता थी। कायांश ने बेड की तरफ देखा और उस बेड को धीरे से छुआ। उसने पिल्लो को देखा। ये वही पिल्लो था जो वो उसकी कमर के नीचे रखने के लिए यूज करता था और वो बिल्कुल भी मना नहीं करती थी। वो उसके साथ एक खिलौने की तरह खेलता था। जो दिल करता था वो करता था और वो उफ तक नहीं करती थी। उसे सब कुछ करने देती थी और बर्दाश्त कर लेती थी। वो दिखने में छोटी थी, लेकिन टॉलरेट सब कुछ करती थी। इतनी स्ट्रांग थी वो। कायांश को उसके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। जब वो इंटीमेट होता था तो वो उसके चेहरे को उठा देता था, क्योंकि उसे नहीं पसंद था उस लड़की का चेहरा देखना। उसने बहुत कम ही उसका फेस देखा होगा। रोज उसके होठों को चूमता था, लेकिन आंखें बंद कर कर। उसकी पूरी बॉडी को देखता था, खेलता था, लेकिन उसकी शक्ल देखना उसे पसंद नहीं थी। कायांश के पास पहले से ही गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जब उसकी शादी हुई उसे अपनी बीवी की लत लग गई थी और वो रोज रात के वक्त उसे अपनी बाहों में चाहिए होती थी, क्योंकि उसकी कुछ डिजायर थी जो वही पूरा करती थी। बीवी के होते हुए गर्लफ्रेंड पर कौन ही ध्यान देता है, क्योंकि खाना तो इंसान को घर का ही पसंद आता है। बीवी में उसके पास कोई रिस्क नहीं था। वो उसके साथ सेक्स करता था और काफी एंजॉय भी करता था, क्योंकि वो छोटी उम्र की थी और पहले कहीं पर भी उसका किसी के साथ रिलेशन नहीं था। ये उसकी बॉडी को साफ देखने से ही पता चलता था कि वो अभी ठीक से ग्रो नहीं कर पाई है। कायांश बेडशीट को टच कर रहा था। उसके बाद उसने बेडशीट को धीरे से सहलाकर वैसे ही छोड़ डीएच दिया। उसने बेड के ड्रॉर को ओपन किया। तभी उसे उसके अंदर लिपस्टिक दिखाई देती है, जो काफी पुरानी हो चुकी थी। वो उस लिपस्टिक को उठा लेता है और उसे खोल कर देखता है। वो रेड कलर की लिपस्टिक थी। वो लिपस्टिक यूज की हुई थी और खराब नहीं हुई थी। लिपस्टिक पिघल जरूर गई थी। उससे जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। जब उसके होठों को चूमता था तब उसे ऐसे ही टेस्ट आता था। उसने उस लिपस्टिक को अपनी पैंट की पॉकेट में रख लिया। फिर वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ गया। उसने ड्रेसिंग टेबल को देखा, जो टूटा हुआ था। ये उसने ही गुस्से में तोड़ दिया था, जब उसे पता चला था कि उसकी बीवी घर के नौकर के साथ भाग गई है। कियांश का एक बार फिर खून खौल गया। ये 7 साल पुरानी बात थी, लेकिन आज भी उसके जख्म कुरेद दिए जाते थे, ये कहकर कि उसकी बीवी एक नौकर के साथ मुंह काला करके भाग गई थी। वो पीठ पीछे किसी और की बिस्तर गर्म कर रही थी। कयांशी इमेजिन नहीं कर सकता था कि उसकी बीवी किसी और के सामने अपनी टांगे खोलती होगी। ऐसे ही कुछ गंदे गंदे शब्द उसे बताते वक्त यूज किए गए थे, जो उनकी बीवी भागने से पहले क्या क्या कर गई है, जिससे कायांश का दिमाग और खराब हो गया था। उसे नफरत सी हो गई थी उस औरत से, उसके वजूद से। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखे उन सामान को देखा जो आज भी वैसे ही बिखरे हुए थे। वो गहने लेकर भाग गई थी। उसकी चूड़ियां ड्रॉर में पड़ी हुई थी, जो लाल कलर की थी। उसका मंगलसूत्र भी रखा हुआ था। उसके सिंदूर की डीबी आज भी वैसे ही पड़ी थी। वो ज्यादा तैयार नहीं होती थी, लेकिन मंगलसूत्र सिंदूर लगाना कभी नहीं भूलती थी। और अगर वो भूल जाती थी तो कायांश उसे मारकर याद दिला देता था, जिससे वो डर की वजह से दोबारा वो गलती कभी नहीं करती थी। कायांश ने उसकी रेड बैंगल्स को उठा लिया और उन्हें गौर से देखने लगा। रेड बैंगल्स को देखकर उसे कुछ याद आ गया। जब वो मॉर्निंग टाइम में चूड़ी पहना करती थी तो चूड़ियों की खनखनाहट से वो इरिटेट होता था, इसीलिए वो डरती थी और आराम आराम से एक चूड़ी पहना करती थी। एक बार तो उसने गुस्से से उस पर चिल्ला भी दिया था कि दफा हो जा अपनी ये नौटंकी लेकर यहां से। तो वो रोते हुए बाहर जाकर तैयार होती थी। कायांश चूड़ी को देख रहा था। उसे उस लड़की का पतला सा हाथ याद आने लगा, जो सिर्फ ज्यादा जोर लगाने पर टूट भी सकता था। वो हाथ याद कर कर उसे अचानक से जख्म की याद आ जाती है और वो चेहरा याद कर रहा था। उसने अपना सर झटक कर 7 साल पुरानी अपनी बीवी के बारे में सोचा, जो शायद इस दुनिया में नहीं थी। उसके लिए मर चुकी थी या किसी और के साथ अपना खूबसूरत सा संसार बसाकर जी रही होगी, नौकर के साथ अपनी जिंदगी जी रही होगी।
अभी तक तो उन दोनों के बच्चे भी हो गए होंगे। ये इमेजिन करते ही कायांश ने गुस्से से उस चूड़ी को तोड़ दिया और वो चूड़ी उसके हाथ के अंदर धस गई और ब्लीडिंग होने लगी। लेकिन कायांश को उसकी परवाह नहीं थी। उसका खून एक बार फिर उबाल उठा था। कायांश ने खींचकर एक पंच मारा और अपनी हरी हुई नसों को कंट्रोल करते हुए खुद से बोला, मैं क्यों सोच रहा हूं उस बदजात औरत के बारे में जो बाजारू थी, खुद का जिस्म बेचकर न जाने वो क्या क्या करती थी। उसके पीठ पीछे उसकी बदकिस्मती ही थी। जो वो औरत उसकी जिंदगी के अंदर है और उसकी जिंदगी को नर्क बनाकर चली गई। मुझे इस कमरे से नफरत है क्योंकि इस कमरे के अंदर से उसकी खुशबू आती है। उसकी यादें बसी हुई हैं इसमें। इस कमरे के अंदर कदम रखते ही मुझे एहसास होता है कि वो अभी भी इस कमरे में रह रही है। मैं किसी दिन इस कमरे को आग लगा दूंगा। कायांश वहां से गुस्से में जा ही रहा था कि उसका पैर बेड से टकरा जाता है। वो बेड के नीचे पड़ी डीडीची चीज को देखता है जो आधा बढ़कर आगे की तरफ निकली हुई थी। वो चीज उठाता है तो वो उस लड़की की पायल थी। ये पायल से उसे कुछ याद आ गया। कायांश पायल उसके लिए लेकर आया था। उसे अपनी बीवी को 30 पर कोई तोहफा देना था और उसने उसे गिफ्ट में दिया था। लेकिन ये देते हुए भी उसने उसका यूज ही किया था। इसके बदले वो उसके साथ सोया था और इसमें भी वो खुश हो गई थी। इतनी बेवकूफ और पागल थी वो लड़की। इतनी मनबुद्धि उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। रात के वक्त जब कायांश में उसे ये पायल दी थी, उसके दादाजी ने उसे उसकी बीवी को देने के लिए दिया था, वरना उसके लिए गिफ्ट लाने में कायांश को कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इस पायल के लिए उस लड़की ने क्या क्या नहीं किया था। कायांश ने उसे सब कुछ करवाया था जो वो करवा सकता था। कायांश को उस वक्त कुछ भी गलत नहीं लगा था क्योंकि वह इतना नफरत से भरा हुआ था कि उसे दर्द में देखकर उसे अच्छा महसूस होता था। भले ही उसके बाद वो 3 दिन तक बेड से नहीं उठ पाई थी। उसे फीवर आ गया था। कायांश को अपने दिल में गिल्ट फील हो रहा था। अब जैसे जैसे वो मैच्योर होता गया, उसे लगता गया कि शायद कुछ तो गलत था। कुछ तो था जो उसने मिस कर दिया है। उसके पास एक गर्लफ्रेंड होते हुए भी वो खुद को सिंगल फील करता है। उसने इतने वक्त में अपनी गर्लफ्रेंड को एक बार भी टच नहीं किया है। उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ है। उसके करीब कभी जा ही नहीं पाया। वो एक आखिरी औरत है जिसके करीब वो गया था, उसके साथ सोया था। कायांश सिर्फ लड़कियों के साथ बदनाम था, प्लेबॉय के नाम से, इसलिए क्योंकि अर्पिता उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसके बाद उसकी एक और गर्लफ्रेंड बनी थी। अचानक से उसका एमएमएस वायरल हो जाता है। उसकी शादी हो जाती है। फिर अचानक से उसकी बीवी मर जाती है और उसके बाद अर्पिता दोबारा उसकी जिंदगी में आ जाती है। कायांश उसके बाद एक लड़की के साथ और इंटीमेट हुआ था जिसे वो जानता तक नहीं था। वो कौन थी उसे नहीं मालूम था। और ये तब की बात है जब जख्मा उसके जिंदगी से जा चुकी थी। उसने उस लड़की का चेहरा तक नहीं देखा था। जब उसकी बीवी को मरे 1 साल हो गए थे, उसके बाद वो एक और औरत के करीब गया था जिसे वो जनता तक नहीं था। उसने उसका चेहरा भी नहीं देखा था। वो वन नाइट स्टैंड जैसा एक मोमेंट था। फिर अगली सुबह वो लड़की गायब थी। पर जब प्रियांशु ने पता करवाया तो वो उस होटल की कोई वेटर थी। कायांश को उसे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बस दोबारा से कोई एमएमएस वायरल ना हो जाए उसके खिलाफ, इसीलिए उस लड़की को 2 करोड़ रुपए दिए थे। उसने वो पैसे अपने मैनेजर के हाथों भिजवाए थे और उस लड़की ने वो पैसे रख भी लिए थे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वो लड़की करीबन 2 महीने बाद मिली थी। उसने होटल से काम छोड़ दिया था। 2 करोड़ देने के बाद मामला निपट गया। कायांश अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ रहा था। उसने उस पायल को अपने मुट्ठी में भर लिया। आज भी वो छन छन कर रही थी। ये छन छन से ही उठने की उसे आदत हो गई थी। पायल की छन छन से कायांश को पुराने दिन याद आ रहे थे जब वो सो रहा होता था। और जैसे उसके कानों में छन छन की आवाज आती थी तो वो गुस्से से बावला हो जाता था। एक बार तो उसने गुस्से में अपनी बीवी का पैर ही मोड़ दिया था और 2 दिन तक वो दर्द की वजह से चल भी नहीं पाई थी। जब एक इंसान कमजोर होता है तो उसका सब फायदा उठाते हैं। वो उसको एक डॉल की तरह रखता था। उससे अपने सारे काम करवाने के बाद भी वो उसकी कुद्र नहीं करता था। हमेशा वो रोती रहती थी।
उससे डरी सहमी रहती थी और ये देखकर कायांश को अच्छा लगता था। उसे पावरफुल फील होता था, लेकिन अब उसे पता चलता है कि वो उसकी नामर्दानगी थी, क्योंकि वक्त बीतता है। हर इंसान को धीरे धीरे अपनी गलतियां रियलाइज होने लगती हैं। उस वक्त कायांश यंग था और न जाने उसने क्या क्या किया है। अगर गिनने पर आए तो शायद उसकी गलतियां कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। वह अपनी बीवी की जगह खुद को रखकर देखता है तो सोचता है कि वो तो मर गया होता अभी तक। उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई। ये सोचकर ही कायांश ने उस पायल को जोर से पकड़ लिया और उसे तोड़ने वाला था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर कर उस पायल को जोर से जमीन पर फेंक दिया और उसे अपने जूते से मसल दिया। कायांश वहां से जा रहा था, तभी वो वापस से रुककर उस पायल को देखता है और एकदम से आगे बढ़ाकर उसे उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। उसके बाद वो उस कमरे से बाहर आ गया था, क्योंकि अगर अब कायांश कमरे में रुकता तो उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता। बाहर आने के बाद कायांश सीधा अपने कमरे में गया और वो अपना लैपटॉप चलाने लगा। लैपटॉप ओपन करते ही उसे जख्म का वॉलपेपर दिखाई देता है, जो उसने अपने लैपटॉप पर लगा रखा था। जख्म को देखते ही कायांश रिलैक्स हो गया। अब उसे अच्छा फील हो रहा था। अचानक से कायांश को जख्म के बच्चे याद आ गए, क्योंकि उसे लगता ही नहीं था कि वो जख्म के बच्चे हैं। ट्रस्ट करना मुश्किल था, लेकिन बच्चे थे तो उसके ही। हरकतें जो उनकी वैसी थी। इधर जख्मा अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। जख्मा ने आज घर पर ही अपने बेटों को स्विमिंग पूल के अंदर जाने की परमिशन दे दी थी। उसके बच्चे ट्यूब में बैठकर स्विमिंग पूल में खेल रहे थे। जख्मा ने भी स्विमिंग सूट पहन रखा था और स्विमिंग कर रही थी। मोमो वहीं पर रेस्टिंग चेयर पर बैठी हुई थी, जो लैपटॉप लेकर काम करने में लगी हुई थी। उसका भी स्विमिंग करने का मन था, लेकिन दो बाज जैसी नजर उस पर बनी हुई थी, और वो कोई और नहीं उसकी बॉस है। जख्म बाहर आई। उसने मोमो को देखते हुए कहा, काम हुआ। अभी कर रही हूं, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। 2 दिन तक तुम्हें होल्ड करके रखना होगा। मोमो ने जख्म के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हमारी पीआर टीम क्या कर रही है? उनसे मेरी मीटिंग फिक्स करो। मोमो ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद पीआर टीम से उसने जख्म की मीटिंग फिक्स कर दी। जख्म अपने बच्चों को खुश देखकर खुश हो रही थी। उसे इतना कुछ करना था जिंदगी में, क्योंकि वो अपने बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं रखना चाहती थी। जख्म के दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो खतरनाक था। इधर कायांश बेड पर लेटा हुआ जख्म के बारे में सोचकर